गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आपका अभिनंदन। मैं निर्मल ठाकुर, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिडप, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है 1977 के आम चुनाव और जनता पार्टी का गठन व शाह आयोग। आपातकाल के दौरान बढ़ते विरोध को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में आम चुनाव करने की घोषणा कर दी थी। आम चुनावों की घोषणा होने के साथ ही आपातकाल के दौरान गिरफ्तार और नज़रबंद किए गए राजनीतिज्ञों एवं कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया था। ऐसे में विपक्षी नेताओं को चुनावी तैयारी का बहुत कम समय प्राप्त हुआ था। फिर भी भारतीय राजनीति का चक्र बहुत तेजी से घुमा। आपातकाल लागू होने से पूर्व भी अनेकों राजनीतिक दल एकजुट हो रहे थे। इनकी एकजुटता का प्रमुख कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी को हराना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हराना। इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दल ने एकजुटता स्थापित की और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए और वह श्री जयप्रकाश नारायण को श्रीमती गांधी के समक्ष खड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1974 में उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह के समान थे। अतः चुनावों के लिए राजनीतिक मंच तैयार होना आरंभ हो गया था। जनता पार्टी का गठन 1971 में संपन्न हुए 5वीं लोकसभा के चुनावों के समय गैर कांग्रेसी दक्षिणपंथियों और मध्यवर्गीयों ने मिलकर महाजोत का निर्माण किया था, परंतु इंदिरा गांधी की आंधी में यह महाजोत उड़ गया था। जब 1974 में जयप्रकाश नारायण पुनः राजनीति में सक्रिय हुए तो दक्षिणपंथियों और मध्यवर्गीयों को पुनः नजदीक लाने का कार्य किया गया था। 25 जून 1975 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित एक विशाल रैली में भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे। इसी समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध किया और विरोध करते हुए बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल का गठन किया। इन सभी नेताओं को आपातकाल के दौरान गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आपातकाल के अनुभवों ने इन दलों को एक राजनीतिक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। इन सभी दलों ने मिलकर जनवरी 1975 में जनता पार्टी का गठन किया और लोकतंत्र बचाओ के नारे के अधीन चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया था। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ दल बदलू नेता भी जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 1977 की। मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे। ये चुनाव 18 माह के लंबे आपातकाल के पश्चात हो रहे थे। इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस, जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों और वामपंथी दलों के मध्य था। 1977 के चुनावों के भारत के कुल मतदाताओं की संख्या 32 करोड़ 11 लाख के लगभग थी और इन चुनावों में 60.30% मतदाताओं ने भाग लिया। लोकसभा के ये चुनाव
542 सीटों पर लड़े गए थे। घोषित चुनाव परिणामों के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था और पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। कांग्रेस को कुल डाले गए वैध मतों में से लगभग 35% मतों सहित 153 स्थान प्राप्त हुए थे। उत्तर व मध्य भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष राज्यों में कांग्रेस पार्टी की निराशाजनक हार हुई थी। बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तो पार्टी एक भी सीट प्राप्त ना कर सकी। इसके विपरीत जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों को लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से 330 स्थान प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जनता सरकार का गठन व पतन की। छठी लोकसभा के चुनावों ने जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया था, परंतु इस सरकार की असली परीक्षा तो अब आरंभ हुई थी। जनता पार्टी ने ये चुनाव चाहे जेपी की अगुवाई जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में लड़े थे, परंतु चुनावों में विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पुनः कोई भी पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जेपी के इनकार के पश्चात जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई थी। इस होड़ में श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम शामिल थे। तीनों की पृष्ठभूमि पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की रही थी, अर्थात पूर्व में ये कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे और श्री देसाई तो 1966 में ही कांग्रेस में इंदिरा गांधी के प्रबल विरोधी रहे थे। इन तीनों नेताओं के कारण जनता पार्टी की सरकार में सत्ता की खींचतान आरंभ हो गई थी। इस खींचतान में श्री मोरारजी देसाई को संसदीय दल का नेता चुना गया और 24 मार्च 1977 को देश के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। वह इस पद पर 28 जुलाई 1979 तक रहे थे, क्योंकि जुलाई 1979 में जनता पार्टी में फूट पड़ गई थी और उन्हें लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। 28 जुलाई 1979 को जनता पार्टी सेक्युलर के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति श्री संजीवा रेड्डी ने उन्हें 1 माह में लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। इस उद्देश्य से 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया था, परंतु लोकसभा का सामना करने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब 1980 में भारत में मध्यावधि चुनाव हुए थे। इन चुनावों में जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और श्रीमती इंदिरा गांधी को पुनः भारी सफलता प्राप्त हुई थी। 1977-79 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक अन्य पाठ सिखाया। सरकार यदि अस्थिर हो और उसके मध्य कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। अब बात करते हैं शाह आयोग की। जनता पार्टी की सरकार बनते ही श्री जयप्रकाश नारायण ने पूर्व में पहले ही घोषणा की थी कि जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो वह आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों, अत्याचारों, नागरिक अधिकारों के उन्मूलन, संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग आदि विषयों की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग का गठन करेगी। अतः सत्ता संभालने के तुरंत पश्चात ही सरकार के द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया गया था। मई 1977 में सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश J.C. शाह की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच आयोग का गठन किया था। इस जांच आयोग को वही अधिकार एवं दायित्व सौंपे गए थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। आयोग को भारतीय भू क्षेत्र में
कुछ पदाधिकारियों, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल मुख्यतः शामिल थे, को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, संस्था से कहीं पर भी जांच करने का अधिकार प्राप्त था। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 1977 के आम चुनाव, जनता पार्टी का गठन और शाह आयोग के बारे में पढ़ा। शाह आयोग की स्थापना इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान हुए नागरिक के अधिकारों व अत्याचारों की अवहेलना की जांच के लिए किया गया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने नए प्रयासों से फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम।